तो आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक संस्कृत व्याकरण। किसी भी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत हो, संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत रहती है ग्रामर की। तो मैं आपके लिए आया हूं बेसिक संस्कृत व्याकरण के ऐसे वीडियोस जिनको देखने से आपके पास कोई किसी तरह का संदेह, किसी तरह का सस्पेंस, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लकार। लकार का अर्थ होता है काल। तो यहाँ पे जो हम वन बाय वन एक एक करके हर टॉपिक को पढ़ेंगे और अपने संदेह को, अपने सस्पेंस को दूर करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं काल। तो काल जो सब संस्कृत में काल को क्या कहा जाता है? लकार। और इंग्लिश में इसको बोलते हो आप टेंस। तो हमें इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और उन शब्दों को हमें सीखना पड़ता है। तो आप धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ते जाओगे तो आपको संस्कृत बिल्कुल आपकी सरल हो जाएगी, आपको बहुत आसान लगेगी। तो लकार, लकार अर्थात काल। तो हमने आज दिन तक हिंदी में और इंग्लिश भाषा में तीन प्रकार के काल पढ़े हैं, तीन प्रकार के टेंस पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। यानी एक तो वह समय वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो आएगा और भूतकाल जो बीत चुका है। ये चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन इन्हीं चीजों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं ये हमारे को जानकारी होनी चाहिए। तो संस्कृत में मुख्यतः काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो हमको ये ध्यान रखनी है कि काल यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे वर्तमान काल, आप जिसको वर्तमान काल कहते हैं उसी को संस्कृत में क्या बोला जाता है? लट लकार बोला जाता है। काल शब्द को क्या, किस शब्द से संबोधित किया जाता है? लकार से। और वर्तमान को लट नाम से संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार भविष्य काल को क्या कहा जाता है? भविष्य शब्द को लिट के से और काल को कहा जाता है लकार, लकार। तो लिट लकार फर्क कितना है? एक री की मात्रा का फर्क है। उसके बाद में भूतकाल, भूतकाल को कहा जाता है लग लकार, अर्थात जो समय बीत चुका है। अगले जो 2 काल है वो हमारे लिए नए हैं, तो वो हमको समझने हैं। तो पहला होता है इसमें लोट लकार। चौथा काल जो है आज्ञात काल। आज्ञात काल का मतलब होता है आज्ञा देना या लेना, जिसमें आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है उसको कहा जाता है आज्ञात काल। नेक्स्ट है इसका विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में होता है। तो चाहिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं आराम से। आज्ञात काल का मतलब आज्ञा देना या लेना। आज्ञा मींस ऑर्डर देना, और जब ऑर्डर किसी को दिया जाता है वो काम करना है कंपलसरी है। आपको यदि कोई काम पसंद है, यानी आप बाजार जाओ, आपको घर पे कहा गया है तो आपको बाजार जाना है, इसमें कोई दोहरा है, आपकी इच्छा है या नहीं है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो विधिलिंग लकार क्या कहता है? चाहिए के अर्थ में आपकी, तो आपको ऐसा करना चाहिए। अगला आपको सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है, आपकी इच्छा हो तो करो, ना तो मत करो। सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए, चलना चाहिए, आपकी इच्छा है तो चलो, नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन वो क्या दे रहा है? आपको सजेशन दे रहा है। तो विधिलिंग लकार, तो ये कहा जाता है आज्ञात काल और विधिलिंग लकार। ये जब हम इन धातुओं का प्रयोग करेंगे तब हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले एक एक करके सभी लकारों को पढ़ेंगे। तो पहला लकार हमारा होता है लट लकार, जिसको कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है कि जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वह कहलाता है। यानी वह पढ़ता है, वह खाता है, वह देखता है, तुम पढ़ते हो, मैं लिखता हूं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? वर्तमान काल में। और वर्तमान काल में भी संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें 2000 क्रियाएं हैं। अलग अलग क्रियाओं का कैसे ज्ञान होगा, इतने सारे रूप कैसे याद करेंगे, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक एक करके सभी चीजों को पढ़ते हैं। तो लकार याद होने के लिए सबसे पहले उसके प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। अब प्रत्यय क्या चीज होती है? तो प्रत्यय वह है कि वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ये 9 प्रत्यय यदि आप सीख जाते हो तो किसी भी धातु के पीछे ये 9 प्रत्यय लगते ही उसके वर्तमान काल रूप अपने आप बन जाएंगे। और आप इसको सीख जाते हो तो ये वो चाबी है जो आपको वो ताले खोल देगी, जो जिसके द्वारा आपको वर्तमान काल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आनि, आव, आ। केवल 9 वर्ड है और बहुत आसान है, आराम से हम इसको याद कर सकते हैं। अब ये 9 क्यों है? तो इसमें देखिए कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो एक चीज का बोध कराए वो एक वचन, जो 2 चीज का बोध कराए वो द्विवचन, और जो 2 से अधिक का बोध कराए वो बहुवचन। इसी प्रकार संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब 2 व्यक्ति बात करें, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको कहूंगा तुम, तो और तुम मुझे कहोगे तुम, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष वह जो जब 2 व्यक्ति बात करें तो सामने वाला मध्यम पुरुष, आपके लिए मैं मध्यम पुरुष और मेरे लिए आप मध्यम पुरुष हो।
लेकिन यदि मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं अध्यापक हूं, मैं पढ़ाता हूं, ऐसी स्थिति में मैं कौन हूं? मैं उत्तम पुरुष हूं। यदि मेरी जगह दो खड़े हो तो दो हो जाए, हम दो हो जाएंगे, और मेरी जगह ज्यादा हो तो हम कहेंगे हम सब, तो ये उत्तम पुरुष होगा। लेकिन हम दोनों किसी तीसरे की बात करें कि वह पढ़ता है, वेदों जाते हैं, वेदों खाते हैं, ऐसी स्थिति में वह तीसरा पुरुष क्या होगा? वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। तो हमने इनके बारे में और आगे की वीडियो में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं हम उस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। हमारा काल था, जो लकार था वो था लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। तो ये शब्द जिनके भी पीछे लगेगा तो उसमें जो पहली लाइन है वह प्रथम पुरुष के लिए शब्द बनाएगी, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष के लिए और तीसरी लाइन उत्तम पुरुष के लिए शब्द बनाएगी। अब ये किस प्रकार से बनते हैं तो चलिए मेरे साथ। पढ़ धातु, पढ़ धातु अर्थात पढ़ना। तो जितने अब धातु शब्द, जैसे जैसे नए नए शब्द आएंगे मैं आपको हर चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। धातु यानी क्रिया। अब एक संस्कृत में धातु बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसमें भी डिफरेंस है। क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना, जिस शब्दों में करना या होना पाया जाता है। करना, खाना, पीना, दौड़ना, जाना, आना, लिखना, जिन शब्दों के पीछे ना आता है ये सारे शब्द क्या होते हैं? क्रिया शब्द जो कहलाते हैं, इनकी पहचान है। लेकिन जो धातु शब्द है वो क्या है? धातु यानी क्रियाओं के जो मूल रूप है। पढ़ने को पट कहते हैं, लिखने को लिख कहते हैं, जाने को गम कहते हैं। तो ये शब्द जो मूल रूप थे इनको क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। तो यहाँ पर हम जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जैसे पट। पट के पीछे हमने यहाँ पे 9 शब्द जो है, 9 शब्द बनते हैं। तो 9 शब्दों में हमने पट पट पट, इन 9 शब्दों में भी हमने क्या कर दिया? पहले पट लिख दिया। और इन 9 शब्दों में जो इनके प्रत्यय थी, पहले में अति, अतः, अंति लगा दिया, दूसरे में असी, अतः, अत लगा दिया, तीसरे में आमी, आव, आम लगा दिया। अब जितने भी संस्कृत के धातु होते हैं उसमें अधिकांश धातुओं में क्या होता है कि जो पीछे का जो अक्षर होता है वो हमेशा आधा होता है। तो यहाँ पर जो ठ वर्ण है वो आधा है। वो आधा कैसे है? उसके नीचे जो हलंत है, ये हलंत हमेशा अक्षर को क्या दिखाता है? आधा दिखाता है। अब ये जो आपका अ है, अ क्या है? स्वर है। तो ये स्वर इसमें चला जाएगा ठ में। तो ये अ जब इसमें चला जाएगा तो अ दिखाई नहीं देगा और ये ठ अक्षर क्या हो जाएगा? यहाँ पूर्ण हो जाएगा। पीछे ती जुड़ जाएगा, पीछे जो ती बचा है वो जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा पटती। इसी प्रकार पट के पीछे अतः जुड़ेगा तो ठ हट जाएगा और पीछे अतः जुड़ने पर बन जाएगा पटत। इसी प्रकार पट के पीछे अंति जुड़ने पर शब्द बनेगा पठंती। और इसी प्रकार पट के पीछे असी जुड़ने पर अ ठ में चला जाएगा और शब्द बनेगा पटसी। और पट के पीछे अथ लगने पर ठ में अ चला जाएगा और शब्द बनेगा पटत। और पट अथ में ठ अ चला गया और पीछे पटत। इन दोनों शब्दों में फर्क कितना है? केवल विसर्ग का फर्क है। उसके बाद में यहाँ अ न होकर आ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहले अ गया तो ठ बना था, अब आ अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? ठा बनेगा। तो पठा मी बना, या पट आव का पठा वह बना और पट आम का पठा मह बना। तो बहुत ही इजी तरीके से हम पहले हर जितने भी लकार है उनके पट के रूप याद कर लो, और पट के याद है तो आप दूसरों के आसानी से बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इसी प्रकार आपको जो मैं होमवर्क दिए जा रहा हूं इसको यदि करना, क्योंकि संस्कृत में एक मैथ्स के जैसे है, यदि इसमें आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इसको पढ़ने के बाद आप स्वयं अपनी एक रफ कॉपी के अंदर ये कार्य करें और फिर मिलान करें। उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करें। खाद गम, खाद यानी खाना, तो रूप कैसे बनेंगे? अति, अतः, अंति लगेंगे और शब्द बनेंगे खादती, खादतः, खादंती। इसी प्रकार गम, गम के रूप जो लट लकार में बनते हैं वो गच्छ से बनते हैं। तो इसमें जब अति, अतः, अंति लगेंगे तो बनेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसी प्रकार खाद, खाद के पीछे अति, अतः, अंति लगने से बनेगा खादती, खादतः, खादन्ति। तो गम का अर्थ होता है जाना, खाद का अर्थ होता है खाना, पिप का अर्थ होता है पीना और इसके रूप बनेंगे पिबती, पिबतः, पिबन्ति। इसी प्रकार धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना और इसके रूप बनेंगे धावती, धावतः, धावन्ति। भू, भू यानी होना और इसके रूप भव से बनेंगे भवती, भवतः, भवन्ति। तिष्ठ, तिष्ठ यानी बैठना या ठहरना और इसके रूप बनेंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। दृश्य, दृश्य यानी देखना होता है मूल रूप, लेकिन इसके रूप जो बनेंगे वो पश्य से बनेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और उसके बाद में वद, वद यानी बोलना और वद के जो रूप बनेंगे वो वदति, वदतः, वदन्ति। नी धातु अर्थात ले जाना, इसके रूप जो बनेंगे वो नए से बनेंगे नयति, नयतः, नयन्ति। और इस प्रकार से ये रूप बनाइए और आपको बहुत ही संस्कृत आसान लगेगी। लेकिन मैं और धातु दे रहा हूं नीचे, अस धातु, इसको अलग से क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसके रूप आपको अलग से याद करने पड़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस यदि आप पूरा करोगे लट लकार में, वह पढ़ता है तो पीछे क्या आया? है। तुम पढ़ते हो तो पीछे क्या आया? हो। मैं लिखता हूं तो पीछे क्या आया? हूं। जो पीछे के हैं, हो और हूं वर्ड आते हैं जो आपकी इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, उसका रोल ये करती है अस धातु। अस्ति अर्थात है, इष्ट यानी दो है और संति यानी शब है।
इसमें आपके ये प्रत्यय काम नहीं करेंगे, इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके कोई सेंटेंस पूर्ण हो नहीं हो पाएगा। और असी, असी यानी तुम हो, पीछे जो हो आ रहा है, और मध्यम पुरुष में तुम दोनों हो, और तुम अस्ता का मतलब तुम सब हो, अश्मि का मैं हूं, तो हूं के लिए हम दोनों हैं, और इस्मा का मतलब हम सब है। तो हमने आज पढ़ा कि ये वर्तमान काल लकार तो बहुत ही आसान है, और इसी प्रकार आगे की वीडियो में हम आगे के लकार और आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।